तो इसमें हमने लास्ट ये डिस्कस किया था कि वर्क और एनर्जी में जो एनर्जी के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि उसमें से कुछ लिमिटेड होते हैं, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। और जो अनलिमिटेड होते हैं यानी जो नेचुरल होते हैं उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। और उसकी एग्जांपल्स के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें आपके पास एनर्जी कन्वर्जन की बात हो रही थी, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जैसे एक डैम का प्रोसेस होता है, हमने वो लिखा था कि उसमें किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और उसके अलावा भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि अगर एनर्जी इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसमें क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे। ठीक है। इसके अलावा जो एनर्जी की फॉर्मूला है हमारे पास, तो उसमें दो टाइप की एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होगा कि वो टाइप ऑफ एनर्जी के जिसमें बॉडी मूव कर रही हो और मोशन की वजह से आप उसकी एनर्जी को काउंट कर रहे हो, तो उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हो। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये होगी कि एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो जब बॉडी की मूवमेंट की बात होती है तो बॉडी की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पजेस होगी वो काइनेटिक होगी। इसे हम मैकेनिकल भी कहते हैं दूसरे वर्ड्स में। और मोस्टली हम इसे काइनेटिक ही लिख रहे होंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के नाम से ही लिखते हैं, तो इसलिए मोस्टली हम इसे काइनेटिक एनर्जी के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में यही होगा कि अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करके जाती है तो उसकी डेफिनेटली स्पीड चेंज होगी और बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। अब फॉर्मूला ड्राइव कैसे होकर आया है ये चीज़ें अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसका ऐसा यूनिट सेम वही जूल्स होगा। इसी तरह से एक और टाइप की एनर्जी होती है, ये तो हो गई मूवमेंट की वजह से। एक और कैटेगरी होती है एनर्जी की जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वर्ड पोटेंशियल है यानी इसमें इंटरनल एक कॉन्सेप्ट की बात होगी। जैसे आप रबर बैंड की एग्जांपल लो, तो जब आप उसे स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने के बाद आपको ये पता होता है कि जब जितना आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो वो उतनी फोर्स से आके हिट करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होती है, हालांकि अभी आपने उसको रिलीज नहीं किया, लेकिन उसको स्ट्रेच करते वक्त आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये कितना जो है वो फोर्स से आके हिट करेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोजीशन की वजह से आपके पास जो एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। जैसे आप बॉल को लेकर जाओ थर्ड फ्लोर पे। अब कोई आपसे कहे कि अगर फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करें या थर्ड फ्लोर से ड्रॉप करें,
तो बॉल कब ज्यादा बाउंस करेगी? तो आपको पता है कि वो थर्ड फ्लोर से ही ड्रॉप करने के बाद ज्यादा बाउंस करती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि जितना ऊपर लेकर जाएंगे वो ग्राउंड को हिट करेगी उतना ज्यादा फिर उसका बाउंस बैक भी होगा। ठीक है। तो जब आप पोजीशन के रिस्पेक्ट से कंपेयर करोगे तो वहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। और इसका जो फॉर्मूला होगा, अब इसमें क्योंकि हमने बात की कि अगर आप एक फ्लोर से अगर ड्रॉप कर रहे हो ऑब्जेक्ट को और उसके कंपैरिजन में आप एक दूसरे फ्लोर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, तो दोनों डिफरेंट पोजीशन से ड्रॉप करने के बाद होगा ये कि जहां पर आपके पास हाइट ग्रेटर होगी तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh, और इसका यूनिट होगा जूल्स। तो दोनों एनर्जी के फॉर्मूला आ गए और दोनों एनर्जी में आपके पास जो इसका यूनिट होगा वो भी आ गया। दोनों के यूनिट्स वैसे सेम ही होते हैं, वर्क का भी सेम होता है, एनर्जी कोई भी टाइप की एनर्जी हो उसका भी सेम होगा जूल्स। तो यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला आपके पास डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट दोनों के डिफरेंट है। और इसी के साथ आप इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो स्मॉल जी है वो ग्रेविटी की वजह से। और जब बॉल या बॉडी कोई भी हाइट पर होती है तो उसको ग्रेविटी पुल कर रही होती है, इसलिए वहां पर वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल की इंक्लूड की जाती है। और इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी फिर आप कह सकते हो। ठीक है, ये आपके पास हो गई दो टाइप की एनर्जी जिनके आपकी सिलेबस में और चैप्टर में फॉर्मूला भी इंक्लूडेड है कैलकुलेशंस के लिए। यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा एक क्वांटिटी इसमें और ऐड हो जाएगी पावर की। अच्छा, पावर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो कार इंजन्स को, तो उसमें से हम कहते हैं कि एक कार का इंजन पावरफुल है सेकंड से। तो इसमें पावरफुल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इंजन कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो पावर का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से आप लिखोगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। जैसे अगर आप एक फास्ट चार्जर की एग्जांपल लो तो फास्ट चार्जर में क्या होगा कि वो बैटरी को जल्दी चार्ज कर देगा कम टाइम में। ठीक है, और कम टाइम में चार्ज करने का मतलब ये कि उसमें जो केमिकल एनर्जी थी वो उसे दोबारा से रीस्टोर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो पावर की दो डेफिनेशंस है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। प्लस इनकी जो इक्वेशंस बनेगी, वर्क डन अपॉन टाइम
एनर्जी अपॉन टाइम। और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट जो है वो जूल्स नहीं होगा, अब इसका यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा, इसका यूनिट होगा वॉट्स। ठीक है, वैसे इसका यूनिट बनेगा जूल्स पर सेकंड, लेकिन हम इसका यूनिट यूज करेंगे वॉट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एनर्जी सेवर्स पे लिखा होता है 30 वॉट, 10 वॉट्स बल्ब, तो वो उनकी पावर मेंशन होती है। तो ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा और ये पावर का एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, वो फाइनल है इसमें, कि एफिशिएंसी अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे की जाती है। अच्छा, एफिशिएंसी में ये होता है कि एफिशिएंसी नॉर्मली जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल इसी तरह एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि हम ये चेक करना चाह रहे होते हैं आउट ऑफ 100 कितना परसेंट जो है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है। तो सेम उसी तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है। यानी अब जैसे आपके पास 100 मार्क्स हैं, तो 100 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब आप टोटल 100% के लिए प्रिपेयर करके आते हो, लेकिन पूरे 100 अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपने 100% प्रिपेयर उसे नहीं किया था, कुछ चीज़ें उसमें से रह गई थी या वो आपने गलत कर दी। तो 70% आते हैं, इसका मतलब ये कि 70% जो है वो आपको उसमें से टोटल वर्क डन आपने उसमें सही किया, या 70% जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें क्लियर थे। ठीक है, और एफिशिएंसी में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है। तो एफिशिएंसी में आप ये लिखते हो, इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू। तो यहाँ पर आपने जो है वो इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मतलब आपके पास जितना इनपुट आपको दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो 100% एफिशिएंट ना होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने टोटल 100 जूल्स एनर्जी दी है, तो उस 100 जूल में से आप पूरी 100% यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि होता है कि कुछ, जैसे इंजन की एग्जांपल ले लो, कार का इंजन है, उसमें आपने फ्यूल ऐड किया, अब थोड़ी देर में इंजन हीट अप हो जाता है, तो हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो हमारे काम में नहीं आती, क्योंकि थर्मल हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो एनर्जी होती है उसमें से कुछ यूजफुल होती है, और मोस्टली जो है वो आपके पास कुछ पार्ट उसमें वेस्ट हो रहा होता है थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस वजह से आप एफिशिएंसी में सिर्फ यूजफुल को काउंट करोगे, जो वेस्ट हो गई उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा बेसिकली, आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनर्जी हो, पावर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है कि जब एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लिखोगे, तो उसमें आपके पास सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो, एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास जैसे फॉर्मूला बनाते हो, आउटपुट वर्क डन, एनर्जी इनपुट, ये भी सही होगा। ठीक है, आप अगर फॉर्मूला लिखते हो परसेंटेज, अगर अभी हम नहीं भी लगाते तो अभी इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है अभी हम सिर्फ एफिशिएंसी की बात करें।
एनर्जी आउटपुट इनपुट वर्क डन, ये भी सही है। पावर की फॉर्म में लिखा हो, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ये भी सही है। लेकिन अगर आपके पास कुछ फॉर्मूला इस तरह से लिखे हो, फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है जो हमने लास्ट में लिखे हैं, ये सारे जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज के यूनिट्स आपने देखने होते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है, जैसे आप परसेंटेज जब कैलकुलेट कर रहे थे अपने मार्क्स की, तो उसमें न्यूमरेटर में भी मार्क्स थे, डिनोमिनेटर में भी मार्क्स थे, तो दोनों सेम चीजें थी। तो इसी तरह से आपके पास सेम यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले लिंक्स देखो तो इसमें आपको पता है इसका यूनिट जूल्स था, इसका भी जूल्स था, तो ये दोनों सेम है। इसका भी जूल्स है, इसका भी जूल्स है, ये भी सेम है। यहाँ पर भी जूल्स है, यहाँ पर भी जूल्स, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जूल्स है और ये वॉट है, सब में यही प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये वाले लिंक्स जो हैं वो रॉन्ग होंगे, सिर्फ ऊपर वाले जो हैं ये राइट है। तो आपके पास जो है वो सेम यूनिट्स होने चाहिए। अगर आप क्वांटिटीज में कंफ्यूज हो, आप उनके यूनिट्स चेक कर लो। अगर दो सबके यूनिट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो सही है। अगर यूनिट्स अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जब यूनिट्स अलग होते हैं तो वो कोई नई क्वांटिटी बनाकर दे देंगे। तो अगर सेम होती है तो फिर उसमें रेशियो को यूज किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से अब आप इसके क्वेश्चंस देखते हैं बाकी कि किस तरह से आपके पास बाकी क्वेश्चंस है इसमें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, अ गर्ल होल्ड्स अ रबर बॉल आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ टॉल बिल्डिंग एंड द मास ऑफ द बॉल इज 0.2 kg. The ball is at rest 10 meter above a concrete path. और calculate gravitational potential energy of ball relative to the concrete path. तो यहाँ पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh, ठीक है। अब मास की वैल्यू गिवन है 0.2, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट 9.8, और हाइट उन्होंने आपको दी है 10 मीटर्स, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। 0.2 इंटू 9.8 इंटू 10, 19.6, 20 जूल्स, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम इसे 20 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद पार्ट बी पर जाते हैं। द गर्ल रिलीजेस द बॉल एंड इट फॉल्स टूवर्ड्स द पाथ. द बॉल स्ट्राइक्स द पाथ एंड बाउंसेस वर्टिकली अपवर्ड. फिगर 1.1 shows the ball falling towards the path. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द स्पीड ऑफ द बॉल इमीडिएटली बिफोर इट स्ट्राइक्स इज 14. स्ट्राइक करने से पहले उसकी स्पीड 14 थी, आफ्टर इट स्ट्राइक्स द पाथ उसकी स्पीड हो गई कम, ठीक है। अब आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द कॉन्क्रीट पाथ। तो स्ट्राइक करने के बाद, यानी आपने जो है वो काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिखा,
कि आपको क्या क्या क्वांटिटीज चाहिए। अब यहाँ पर मास की वैल्यू तो 0.2 ऑलरेडी हमें पता है। 1/2 की जगह पर हम इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा है आफ्टर इट स्ट्राइक्स, तो आफ्टर इट स्ट्राइक्स में ये वाली हम स्पीड यूज करें, 12। ठीक है। तो 14.4 इसका आंसर आ रहा है, जूल्स। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब क्वेश्चंस आप मिक्स भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, तो अब हम इनमें मिक्स क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक पार्ट में उन्होंने कहा है कि चेंज इन मोमेंटम भी आपने ऑफ द बॉल व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द पाथ इज 5.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का आपको फॉर्मूला याद होगा, mv। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। और इसमें से आप मास को कॉमन लेते हो, और ये रह जाएगा v-u। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि अगर याद नहीं हो तो आप इसमें से इसका लिंक यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मोमेंटम में आपको याद होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करना जरूरी है। तो अब जैसे पहले वो आ रहा था डाउनवर्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्ट्राइक करने से पहले, ठीक है, फिर स्ट्राइक करने के बाद, तो अब डायरेक्शन हो गई चेंज। तो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू को आप पॉजिटिव लेते हो, तो सेकंड वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर जैसे हमने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया, फाइनल को नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। मास तो सेम है। अब फाइनल को हमने नेगेटिव लिया, लेट्स सपोज -12, और इनिशियल को हमने पॉजिटिव लिया। तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे। और क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहे हैं, तो नेगेटिव साइन आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 26। इसका आंसर आएगा फाइनल 5.2। तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने बस प्रूफ करना था। और ये आपके पास पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट पार्ट में उन्होंने फोर्स के बारे में पूछा है, द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द पाथ फॉर 0.25 सेकेंड्स। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो टाइम की वैल्यू गिवन है, और फोर्स की वैल्यू अननोन है। ठीक है। तो अब जैसे जैसे क्वांटिटीज आपके पास आती जाएंगी, तो उसमें आपने कोशिश यही करनी होती है कि जो क्वांटिटीज गिवन है पहले उनसे फॉर्मूला आप ड्राइव करके देखो कि कौन सा अप्लाई होगा। जैसे फोर्स उन्होंने पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। तो आप चाहो तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है। वरना उससे आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्ट मोमेंटम का फोर्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू अभी अभी ये कैलकुलेट की है 5.2। टाइम की वैल्यू है 0.25। इसका आंसर आ रहा है 20.8।
राउंड ऑफ हो जाएगा 21 न्यूटन्स। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन हो गया। प्लस इसमें एक आइडिया और है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्प्रिंग की एग्जांपल ली जाए, ठीक है। अब स्प्रिंग में क्या होता है कि स्प्रिंग को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जितनी भी हमने चीजें लिखी है, शेप, साइज, लेंथ, विड्थ, हाइट या पोजीशन कह लें, तो इन सब में चेंज आ जाता है। वॉल्यूम भी कह सकते हैं हम कंबाइन। तो इसी तरह से डिफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें स्प्रिंग की बात की जाती है क्योंकि स्प्रिंग की एग्जांपल हमारे सिलेबस में है और कोई एग्जांपल नहीं है। तो स्प्रिंग में क्या होता है कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो, लेकिन हर स्प्रिंग की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्प्रिंग जो है वो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग है, तो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग जो होगा वो बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब उस पर आप थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हर स्प्रिंग की एक लिमिट होती है कि अगर उस लिमिट के अंदर उसे स्ट्रेच करें तो वो अपनी पोजीशन वापस रीस्टोर कर लेगा, लेकिन अगर उस लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा। वो वहीं पर जो है वो स्टक हो जाएगा या उसकी पोजीशन में परमानेंट चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को फिर हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्म यानी अपनी जो नॉर्मल फॉर्म है उससे चेंज हो जाना, ठीक है। और उसके लिए एक हुक्स लॉ बनाया था जिससे आप इस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हो। हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि विद इन एन इलास्टिक लिमिट ऑफ अ स्प्रिंग, मतलब अगर स्प्रिंग की जो लिमिट है उसी के अंदर अंदर रहते हुए अगर हम बात करें तो जितनी भी उस पे फोर्स अप्लाई होगी, या आप कह लो आप जितना भी उस पे लोड ऐड करोगे, जैसे स्प्रिंग है उसमें आप मास ऐड करते जाओ, हैंग करते जाओ, तो उसे हम लोड भी कह सकते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन। तो ये हुक्स लॉ होता है। और हुक्स लॉ की स्टेटमेंट ये बनेगी F इक्वल्स टू के एक्स। वैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, लेकिन जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाएगा। F जो है वो फोर्स या लोड को डिफाइन करेगा, इजी है।
और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। और एक्स जो है वो एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन कैसे पता चलती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज और, कि ये जो के की वैल्यू है बेसिकली ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो है, लेकिन इस के का मतलब ये होगा कि ये आपको स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताएगा। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग आपके पास कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड है, उसे हम उसकी स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो आराम से स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब है उसकी स्टिफनेस कम है। और अगर डिफिकल्ट हो रहा है उसे स्ट्रेच करना, तो इसका मतलब उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस का मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंप्रेस और स्ट्रेच स्प्रिंग। और जो एक्सटेंशन का आइडिया है, एक्सटेंशन का आइडिया भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल स्प्रिंग की एग्जांपल गिवन हो, तो इनिशियली यहाँ पर एक स्प्रिंग को कंसिडर किया गया और स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद इसमें ऐड किया गया एक मास, जिसने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ले गया। फिर इसमें और मास ऐड किया, वो इसे स्ट्रेच करके और नीचे की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर हम मास को बढ़ाते जाएंगे और इसी तरह से जो है वो एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक्सटेंशन को फाइंड आउट कैसे करना है, एक्सटेंशन को फाइंड आउट इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपको पता है कि ओरिजिनल लेंथ गिवन है। ठीक है। ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू कुछ भी गिवन होगी, ठीक है, वो हमारे पास आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली जब आप कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन इस तरह का होगा कि आप यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन मार्क कर लो। ठीक है। अब आप ये देखो कि पहले रेफरेंस जो था वो किस तरह से था, लाइन कहाँ पर थी, और अब जो है वो आपके पास लाइन कहाँ पर है। ठीक है। तो इनके बीच में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, यही डिफरेंस आपको बताएगा कि एक्सटेंशन कितनी है। ठीक है। ये जो गैप है ये एक्चुअली एक्सटेंशन की वैल्यू होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, लेट सपोज, और ये अभी आ गया यहाँ पर 2.7 सेंटीमीटर पे। तो अब आप 2.7 में से 2 को माइनस करो, तो एक्सटेंशन की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आप न्यू वैल्यू लिख दो, आप उसे सब्ट्रैक्ट करके उसका डिफरेंस लिखते हो। ठीक है। ये एक्सटेंशन आ गई। इसी तरह से जब आप थर्ड पोजीशन को भी कंपेयर करोगे, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड पोजीशन थी,
तो अब आप सेकंड को थर्ड से कंपेयर करते हो फॉर सपोज। तो यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन जो है वो, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू हो गई 3.2 सेंटीमीटर लेट सपोज। तो यहाँ पर 3.2 माइनस 2.7 कंसिडर करेंगे। ये हो जाएगा 0.5। तो इस तरह से आप जो है वो इसमें से एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई करते हो। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो होता है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ। और जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इलास्टिक लिमिट तक आपने जाना है, इलास्टिक लिमिट के बाद हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बिल्कुल ग्राफ आपके पास इसी तरह से बनता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सटेंशन गिवन है और लोड गिवन है। अब लोड है एक्स एक्सिस पे, एक्सटेंशन है वाई पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि एक टाइम तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही थी, फिर एक पॉइंट के बाद वो कर्व हो गई। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी। मतलब इसके आगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और दूसरे वर्ड्स में आप इसे इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हो। लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको मोस्टली यही वर्ड मिलेगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, और इसके आगे जो है वो, फिर आप ये देख सकते हो कि एक्सटेंशन तेजी से बढ़ रही है। इसके आगे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, इट बिकम्स इजी टू स्ट्रेच स्प्रिंग। ठीक है। तो एक्सटेंशन तेजी से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि पहले आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे, आपको एक फिक्स वैल्यू मिल रही थी एक्सटेंशन की। लेकिन अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो चेंज आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है। मतलब अब उसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है। अब वो नॉन यूनिफॉर्मली जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसका जो पैटर्न था पहले, अब वो पैटर्न खत्म हो जाएगा। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास हुक्स लॉ का और डिफॉर्मेशन का। अच्छा, इसी तरह से अब इसमें उन्होंने क्या पूछा है आपसे, डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी वैल्यू ऑफ के। ठीक है। तो जब आप वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करोगे इसमें, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू के एक्स, और के इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स। और वैल्यूज आपके सामने एक एक गिवन है, 14 डिवाइडेड बाय 4, 3.5। और अब इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर। तो सिंपल इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जहां पर होगी वहां पर आपने पॉइंट मार्क करना है, और उसे एल से जो है वो हाईलाइट करना है।
तो ये हमने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम इसे सिर्फ सिंपल एल लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास एक और कॉन्सेप्ट का आइडिया यहाँ पर आ गया, एक और रिप्रेजेंटेशन आ गई आपके पास। और इसी तरह से इसमें आप और क्वेश्चंस आप देख सकते हो, आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट सब जर्नल फिजिक्स के कंप्लीट हो गए। तो उनमें से लिंक करना अब आपके पास इजी होगा। और जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज poured gently onto the surface of water of density 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द ऑयल एंड वाटर डो नॉट मिक्स। तो वो आपस में मिक्स वैसे भी नहीं होते, अलग अलग ही उनकी लेयर्स रहती हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑयल रिलेटिव टू द वाटर। तो ऑयल के बारे में बताना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी एज कम्पेयर टू वाटर के। अब इसमें सिंपल सी बात ये है कि दोनों की डेंसिटीज को कंपेयर करना है। अब जैसे डेंसिटी ऑफ ऑयल अगर आप देखो और डेंसिटी ऑफ वाटर देखें, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा आ रही है। तो जो हैवी होता है वो सिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, और इसका रीजन सिंपल सा ये लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। और सेकेंडली उन्होंने कहा है कि इरेगुलरली शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसकी डेंसिटी गिवन है। अब आपने मेथड बताना है कि उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, ये आपको पास पेपर में अक्सर जगह पर मिल जाएगा 2 या 3 मार्क्स के लिए। इसका मेथड बहुत सिंपल सा है। अब जैसे आपने एक ग्राउंड से रैंडम स्टोन उठाया, अब उसकी कोई शेप नहीं है प्रॉपर, मतलब स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो हमें पता होता है कि इनकी शेप है प्रॉपर। तो उनमें हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ विड्थ और हाइट से। लेकिन आपने एक स्टोन रैंडम सा उठाया, या कोई भी एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट आपने उठाया, उसका कोई शेप नहीं है प्रॉपर कि आप उसे किसी शेप में डिफाइन कर सको। तो अब उसमें होगा ये कि आप उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो लेंथ विड्थ हाइट चाहिए होती है। अब उसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, वो इरेगुलर है। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए आप सिंपल सा प्रोसीजर क्या यूज करते हो कि आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हो। जैसे केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, लैब में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसका काम वॉल्यूम नोट करना होता है। ठीक है। अब वहां पर ये होता है कि अब आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होगा, जैसे वो ट्यूब होती है एक वर्टिकल सिंपल, उसमें मार्किंग्स होती हैं। ठीक है। अब आप उसमें क्या करोगे, पहले आप उसमें वाटर फिल करो। अब आप एक लेवल तक उसमें वाटर फिल करो, जैसे आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब तक वाटर फिल कर दिया उसमें। ठीक है। तो ऐड वाटर,
इन मेजरिंग सिलेंडर एंड नोट वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे वो फॉर एग्जांपल 30 40 50 कोई भी एक वैल्यू आ गई आपके पास, उसके बाद आप उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को उसके अंदर वाटर के अंदर इमर्स कर दो। अब होगा क्या कि वाटर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास वाटर का लेवल बढ़ना शुरू होगा, तो वाटर का लेवल बढ़ने के बाद क्या होगा कि न्यू वैल्यू मिलेगी आपको वॉल्यूम की। ठीक है, अब जब आपको वैल्यू न्यू वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी, तो अब आपके पास एक पुराने वॉल्यूम की वैल्यू थी जो कि कम थी, और अब एक न्यू वैल्यू मिलेगी जो उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यूज के जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से वाटर की जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और जो स्टोन या जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद वैल्यू बढ़ी थी, वो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो वो वॉल्यूम जो होगा वो उस ऑब्जेक्ट का होगा। लेवल ऑफ वाटर राइजेस एंड रिकॉर्ड न्यू वॉल्यूम एंड फाइंड डिफरेंस टू गेट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर हो जाएगा इसका। और उसके बाद वो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन है, जो कि है 83 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी उन्होंने पहले दी थी, और मास आपने फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी की वैल्यू है 2.7। और ये 83 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा ताकि ऐसा यूनिट में आ जाए। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि 83 को डिवाइड करेंगे 100 क्यूब से। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो केजी में आएगा। अच्छा, बल्कि डेंसिटी भी ग्राम में, फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास यूनिट्स ही सारे जो है वो ग्राम्स और उसमें है। तो फिर हम इसकी कन्वर्जन नहीं करते, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप दोनों यूनिट्स को कन्वर्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मास आपको दिया है ग्राम्स में, डेंसिटी जैसे ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर इसे भी हमें केजी पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको अभी नीड नहीं है, आप पहले इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लो कितना आता है। जैसे यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम था, डेंसिटी की वैल्यू है 2.7, और वॉल्यूम की वैल्यू है 83। अभी आपने इसको कैलकुलेट किया, आंसर आया 2.7 इंटू 83, 224।
अब ये सिंपल ग्राम्स में आंसर आएगा, आप इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो। ये केजी में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हमारे पास आंसर्स को हमने ऐसा यूनिट्स में लिखना होता है, और क्योंकि वो 3 मार्क्स भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे यूनिट कन्वर्जन भी करवाना चाह रहे हैं, तभी वो इतने इजी पार्ट के लिए आपको 3 मार्क्स दे रहे हैं। तो ये आपके पास जर्नल फिजिक्स के सारे टॉपिक्स भी हो गए, और इसमें आपके पास अब जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और फिर जो डाउट्स, जो कंफ्यूजन आए क्वेश्चंस में, वो आप सेंड करके पूछ लेना कि इनमें कंफ्यूजन है, ताकि फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट करें। ठीक है। ओके सर।